रहे हैं उसका नाम क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, 1908। ध्यान रखिएगा ये 1908 का एक्ट है। ये कोड जो है 1908 का है, लेकिन ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1909। ये सब चीज़ आप लोग को कॉपी करनी है। और इसका एक जुड़वा भाई भी है, दोनों का बर्थडे एक तारीख को ही आता है, इसलिए हम उसको भी याद करते हैं, पंजीयन अधिनियम। दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों का अवतरण एक ही तारीख को हुआ था। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का था, इसको भी 1 जनवरी से ही लागू किया गया था। अब जो सीपीसी है वो कब कब बनी, इसका एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे। जैसे कि हम और एक्ट्स में पढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं। अच्छी बात ये है कि इसमें कोई रिसेंट अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो हम आराम से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बना था, फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम सीपीसी बनी इंडिया में, वो 1859 में लगी। और ये केवल मुफसिल कोर्ट में लागू होता था, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू नहीं होता था, कुछ सर्टेन कोर्ट्स में ही लागू होता था ये। 1959 में जो सीपीसी बनी थी फर्स्ट टाइम इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ मुफसिल कोर्ट में, यानी कि पूरे इंडिया के कुछ सर्टेन प्लेसेस पर ही लागू होती थी। कहाँ कहाँ लागू होती थी इतना डीप में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है 1877, फिर आता है 1882, फिर आता है 1908। अब ये जो 1908 का था ये लास्ट है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके हाथ में जो बेयर एक्ट है ये 1908 की ही है। टोटल सीपीसी में क्या क्या प्रोविजंस हैं जो हम देखेंगे, एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो बना है सीपीसी हमारा, ये सीपीसी इतनी टाइम्स बना। और इन सीपीसी में सबसे लास्ट में जो बना है वो 1908 का था, जो 1909 में लागू हुआ है। और 1909 में लागू होने के बाद जो है वो अभी तक जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया, इतने चीजें हैं। अब हमारे पास जो सीपीसी है उसमें और क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास जो सीपीसी है उसमें और क्या क्या चीजें दी गई हैं। टोटल सेक्शंस 158। और इसमें एक अनुसूची भी है, एक शेड्यूल्ड या अनुसूची है, उसमें 51 ऑर्डर्स हैं, आदेश या ऑर्डर्स। इसके अलावा, इसके अलावा इसमें आपको परिशिष्ट मिलता है। ठीक है, परिशिष्ट, तो परिशिष्ट क्या होता है? अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। परिशिष्ट या अपेंडिक्स जो है कितने हैं नहीं है ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। बस एक लाइन थोड़ा ध्यान रखेंगे, परिशिष्ट भी इसमें है, क्योंकि हो सकता है आप जब प्रैक्टिस करें, हो सकता है जब आप सिविल जज बने, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर है, आप इस किताब का यूज कैसे करेंगे। उसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ और भी चीज़ें होती है जो हमको हेल्प करती है। तो परिशिष्ट नथिंग एल्स, ये आपको प्रोवाइड करता है फॉर्म्स या फॉर्मेट इसको बोलेंगे तो। सीआरपीसी के कौन से शेड्यूल में फॉर्म्स मिलता है हमें?
सीआरपीसी में जो फॉर्मेट मिलते हैं वो कौन से अनुसूची मिलता है हमें? शेड्यूल 2। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक परिशिष्ट दिया गया है, अपेंडिक्स दिया गया है, वहां भी आपको फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, किस तरह का सिविल सूट लाएंगे तो किस प्रकार का फॉर्मेट में लिखेंगे, ये चीजें वहां पर लिखी गई हैं। टोटल ये एच है, ए से लेकर एच तक, बट ये सब याद नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखें कि परिशिष्ट है जिसमें आपको फॉर्मेट दिया गया है। उसके बाद जो आपके शेड्यूल्स आते हैं उसको लिख ले। यहाँ पर ये चीज लिख चुके हैं आप लोग। जी सर। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 शेड्यूल्स हमारे पास थे। प्रथम जो शेड्यूल है, जो अभी तक जीवित है और आपके कोड का हिस्सा है, इसमें 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। इनमें से ऑर्डर 21, ये याद रखिएगा, ऑर्डर जो 21 है ये सबसे बड़ा है। इसमें टोटल 106 नियम है। ये एजुकेशन से संबंधित है और ये सबसे बड़ा आपका ऑर्डर है। इसीलिए एक ऑर्डर 21 को देखकर ही आपका हालत खराब हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल विश्वास रखें, सभी सब्जेक्ट को जितना आसानी से हमने पढ़ा है उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा पढ़कर। क्योंकि अच्छी बात ये है कि इतना पढ़ना ही नहीं है हमें। उसके बाद ये जो अनुसूचियां बनी थी ये समय समय पर रिपील्ड होती चली गई। द्वितीय अनुसूची 1940 में रिपील्ड हो गया, 1940 में, और इसके जगह पर माध्यस्थ अधिनियम या आर्बिट्रेशन एक्ट बन गया। इसमें आर्बिट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन थे इस शेड्यूल्ड में, इसीलिए उसको हटा के एक अधिनियम अलग से बना दिया गया जिसको हम आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 बोलेंगे। वहां पर ये बना और यहाँ पे इसको रिपील्ड कर दिया गया। ये निश्चित हो चुका है, रिपील हो चुका है। अगेन इसका नाम चेंज करके आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1963 कर दिया गया है, वो चीजें 1996 कर दिया गया है। तो ये एक अलग कानून बन गया। ये कानून अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड वाला जो था वो 1956 में रिपील हो चुका है। फोर्थ वाला जो था वो 1952 में हो चुका है। और फिफ्थ वाला जो था वो 1914 में हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर ये सबको याद करना है, तो बिल्कुल नहीं, याद नहीं करना है, एक बार सिर्फ समझ लेना है। देखिए, बेसिक चीजें जो होती है ना, ये इससे कम से कम आपको ये दिमाग में होगा कि चलो ये इसमें इतने सारे अनुसूचियां थी और जिसमें से इतना अब रिपील्ड हो चुका है, ताकि कल को आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना आ सके कि वहां पर क्या लिखा हुआ है या पहले क्या था। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड को जानते हैं। बाकी हमको जो याद करना होगा वो मैं बताते चलूंगा। आपको याद क्या करना है, आपको याद ये चीजें करनी है कि इसमें 51 ऑर्डर्स हैं, इसमें ऑर्डर 21 जो था उसमें 106 नियम है, ये सब चीज याद करनी है आपको। अब आइए अमेंडमेंट्स, कितने सारे संशोधन हो चुके हैं इस एक्ट में, इस कोड में। ये कोड है, आपको पता है ये कोड है। कोड और एक्ट में क्या अंतर होता है तो बताएंगे? संहिता और अधिनियम में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड? सभी लोग साइलेंट है बिल्कुल। कुछ तो बताइए, कुछ तो याद होगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? जी सर। आ रही है सर। आप लोगों ने इतना लेट किया ना, सच बताओ मैं क्वेश्चन ही भूल गया, मैंने पूछा क्या था, क्या पूछा था मैंने? एक्ट में और कोड में हम्म, डिफरेंशिएशन क्या है? तो क्या लिखा, क्या होता है? याद नहीं है हमको। किन्हीं को याद नहीं है?
नहीं सर। हम्म। पहले लिख लीजिए, फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जस्टिस मलीमत कमेटी, इसका नाम आपने सीआरपीसी में भी सुना है। जी तमिलनाडु सर। के थे, बहुत अच्छे जस्टिस थे, इसी इनकी कमेटी काफी ज्यादा प्रशंसनीय भी रही है। जस्टिस मलीमत कमेटी, ये दोनों अमेंडमेंट्स जो हैं, ये लागू या इन्फोर्स, ये 1999 में बन गया था, ये 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन इसको जो लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था, वो हुआ था 1 जुलाई में 2002 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ऐसे लागू नहीं हुआ था, इस पर एक केस आया था, तब इसको लागू किया गया था। इसके डिस्प्यूट चल रहा था, इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर एक केस है हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आप इसको देखते हैं। सलेम, तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2005, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेल्ड है ये। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ का केस है हमारा। इस केस में इन दोनों जो अमेंडमेंट्स हुए थे, ये दोनों अमेंडमेंट्स पर के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, के संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया था। और इस केस में कोर्ट ने इसको पूरी तरह से संवैधानिक बताया। इस केस में संवैधानिक बोला कि ये जो संशोधन हुए, ये पूर्णतः संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्लियर यहाँ तक? जी सर। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है? किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं? 42। 52। 42 कब हुआ था ये? 1976। यही है, यही सीपीसी में भी सबसे बड़ा संशोधन था, द बिगेस्ट अमेंडमेंट। सीपीसी में जो सबसे बड़ा संशोधन हुआ, वो इसी में हुआ था। और इतना बड़ा था कि सीपीसी के साथ साथ लिमिटेशन एक्ट में भी इसमें संशोधन कर दिया गया था, उसके भी प्रोविजंस को चेंज किया गया था इसके कारण। आ रहा है समझ में? जी सर। जी सर। और ये 1906 सर ये परिस लिमिटेशन एक्ट, सर लिमिटेशन एक्ट 1976 में जो अमेंडमेंट हुए, उसमें सीपीसी का जो बिगेस्ट अमेंडमेंट है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है, लिमिटेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट्स किए गए थे। ठीक है। जी सर। ये 1976 का जो था, ये लागू कब हुआ है? विथ इफेक्ट फ्रॉम WF, विथ इफेक्ट फ्रॉम, लागू होने की तिथि कौन सी थी? ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 1 फरवरी 1977। 1976 का 1 फरवरी 1977 से लागू हुआ। और 1999 और 2002 का लागू हुआ 1 जुलाई 2002 से। यहाँ तक आ गया क्लियर? जी सर। 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ है, इसमें कुछ विशेष चैप्टर भी जोड़े गए हैं।
कभी कभी बहुत टफ करने के लिए वो पूछ लेते हैं, इसलिए हम उसको एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पर। आप एक बार लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा तो ध्यान में रहेगा ये। ये जीरो का मतलब ऑर्डर्स होता है, जो लोग नहीं जानते होंगे वो देख लेंगे। ये जीरो का मतलब आदेश होता है, तो आप आदेश 16A भी लिख सकते हैं या ओ लिख सकते हैं, ओ फॉर ऑर्डर। ये दोनों जोड़ा गया इंसर्टेड ऑर्डर से, और ऑर्डर 37 जिसमें संक्षिप्त प्रक्रिया दी गई है, समरी ट्रायल दिया गया है, उसको संशोधित किया गया है। और ऑर्डर 33 को भी संशोधित किया गया है, अमेंडेड किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सेक्शन 16 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया था। ये सब विशेष अमेंडमेंट इसमें हुए हैं। टीपीसी संविधान के 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में और ये सीक्वेंस नंबर, ये क्रम संख्या सीक्वेंस नंबर 13 में दिया गया है। पहला कौन है? आईपीसी। वेरी गुड। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास धाराएं भी हैं और हमारे पास अनुसूचियां भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं। यानी कि आदेश भी हैं, धारा भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, सेक्शंस भी हैं। तो कभी ये दोनों आपस में उलझ गए, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, तो कौन प्रिवेल करेगा? कौन प्रिवेल करेगा? क्वेश्चन क्या था? सेक्शंस और ऑर्डर्स में, धारा और आदेश में अगर कभी डिस्प्यूट हुआ तो कौन प्रिवेल करेगा, किसको हम मानेंगे? मान लीजिए कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें धारा कुछ और बोल रहा है, आदेश कुछ और बोल रहा है, तो हम किसको मानेंगे, धारा को मानेंगे या आदेश को मानेंगे? ऑर्डर से। तारा को सर। धारा को। जिन्होंने धारा बोला उन्होंने 100% सही बोला। सविता जी का आंसर है वेरी गुड। धारा को ही प्रिवेल मानेंगे। क्यों मानेंगे उसका कारण मैं अभी जस्ट बताऊंगा। पहले तो ये समझ लें कि धारा और आदेश को साथ पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि वी शुड रीड सेक्शंस along with orders, but in the case of any dispute between them, section the provisions mentioned in sections will be prevail। ठीक है, विल प्रिवेल। तो जो धारा होगा वो आदेश पर, ऑर्डर पर अधिभावी प्रभाव रखेगा, प्रिवेल करेगा। प्रिवेल करेगा। क्यों करेगा? ये भी तो क्वेश्चन है ना। ऐसा क्यों होना चाहिए था? आदेश को मानना चाहिए था। जाहिर सी बात है, आदेश ज्यादा डिटेल में बताया गया ना। धारा कितने छोटे छोटे हैं, सेक्शंस बहुत छोटे छोटे हैं, आदेश बहुत व्याख्या में चीजों को लिखा गया है। तो हम आदेश को मानना चाहिए, धारा क्यों मानेंगे? देखिए, आदेश कंप्लीटली जो है प्रोसीडर लो है, यानी प्रक्रिया प्रक्रिया बताती है कंप्लीटली। देखिए, सेक्शन जो है ये प्रक्रिया भी बताती है, और कहीं कहीं ये मौलिक भी है, कहीं कहीं ये मौलिक भी है, सब्सटेंटिव भी है। इसी कारण इन धाराओं को, जैसे कि सेक्शन नंबर 11,
ये एक प्रकार का मौलिक भी अधिकार देता है हमें। जो रेस जुडिकाटा जो है ये एक प्रकार का अधिकार भी देता है, तो एक तरह से प्रोसीडर भी है और एक तरह से सब्स्टेंटिव लॉ भी है। इसी प्रकार आगे की बहुत सारी धाराओं में हमें राइट्स भी मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमें प्रक्रिया भी बताता है और कहीं कहीं हमें राइट्स भी देता है। इस कंडीशन में धारा जो है, अगर कभी डिस्प्यूट हुआ इन दोनों में, वैसे धारा को आदेश के साथ पढ़ना चाहिए, दोनों को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर कभी डिस्प्यूट हुआ तो धारा ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि इसमें कुछ मौलिक का भी अंश है, सब्स्टेंटिव लॉ का भी अंश है। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। आ गया समझ में यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? जी सर। ये जो है सीपीसी केवल सिविल मैटर्स में यूज होता है। पूरे सीपीसी में पूरे सीपीसी में एक ऐसी धारा है हमें, हमारे पास, जो थोड़ा थोड़ा क्रिमिनल जैसा लग सकता है आपको, जिसमें क्रिमिनल चीजों के बारे में एक प्रोविजन मिलता है। जैसे किसी को हमने चोट पहुंचाया, किसी को क्षति किया, तो उसके लिए तो क्रिमिनल केस है, वो सीआरपीसी में गवर्न होगा। लेकिन पूरे सीपीसी में एक धारा जो है, वो किसी व्यक्ति को अगर हम शरीर में चोट पहुंचा दिए, किसी व्यक्ति को संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिए, उसके लिए भी प्रोविजन करता है। कौन सा ऐसा धारा है जो थोड़ा क्रिमिनल जैसा मिलता है? धारा 19, सेक्शन नंबर 19। ये थोड़ा क्रिमिनल जैसा आपको लगेगा, देखिए क्रिमिनल जैसा है कुछ नहीं, बट क्रिमिनल जैसा शब्द आपको वहां पर लगेंगे। इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है। सीपीसी क्या एग्जॉस्टिव है? सीपीसी अपने आप में परिपूर्ण है, एग्जॉस्टिव है। हाँ, सीपीसी और जी सर। सीआरपीसी जिन चीजों का प्रयोग इसमें होता है वो अपने आप में परिपूर्ण है, एग्जॉस्टिव है। क्या एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव है? नो सर। गुड। जो भी प्रक्रियात्मक विधि होते हैं वो सभी अपने आप में भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हैं। भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हैं, तो सीपीसी का भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है आपका। यहाँ तक जो बेसिक चीजें थी लिखने के लिए वो आप लोगों ने लिख लिया है। यहाँ तक चीजों को समझने में कोई दिक्कत हुई है तो बताएं, क्योंकि अब हम लोग सेक्शन पर चलने वाले हैं, बैक की ओर। तो बेटर है, अगर कुछ डाउट अगर हो रहा है कहीं तो पूछ लीजिए। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर विशेष रूप से कौन कौन तरह के वाद हम लोग ला सकते हैं, कौन कौन से मैटर ला सकते हैं। तो जैसे किसी को कंपनसेशन चाहिए, किसी को कोई प्रॉपर्टी में राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, उसी प्रकार एसआरए का कोई मैटर हो, उसी प्रकार कंज्यूमर से रिलेटेड कोई चीजें होंगी, कोई एडॉप्शन से रिलेटेड चीजें होंगी। ये सब चीजें जो इसमें होती है वो सीपीसी के तहत गवर्न होती है, सीपीसी के तहत वो आती है। सर संहिता और अधिनियम में अंतर बता दीजिए। हम्म। संहिता और अधिनियम में अंतर, तो सबसे बड़ा अंतर एक ही है। देखिए कोई बहुत क्लासिफाइड अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का मेकिंग का प्रोसेस एक ही है। जैसे कोई भी संहिता बनेगा या कोड बनेगा, उसका प्रक्रिया वही है कि वो उसका ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट बनने के बाद लोकसभा राज्यसभा से पास होगा बिल, और उसके बाद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो उस पर साइन करेंगे, तब वो लागू होगा। ये चीज
संहिता में भी होती है, कोड में भी होती है, और यही चीज एक्ट या अधिनियम में भी होती है। लेकिन अगर फिर भी हम क्लासिफाइड करना चाहें उसको, तो हम कह सकते हैं कि कोड जो होता है, जैसे एक्ट जो बनता है, वो नॉर्मली एक फ्रेश नया चीज के बारे में कोई चीज हमने बना दिया, तो उसको हम बोल सकते हैं एक्ट। कोड के बारे में क्या होता है कि कोड हम कुछ पिछली प्रोविजंस को लेकर कुछ अभी नए प्रोविजन को जोड़कर हम उसको एक साथ एक कानून बनाते हैं, तो उसको हम कोड बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको एक नोटबुक बनानी है, ठीक है, किसी नए सब्जेक्ट के लिए। तो आपने क्या किया, अपने पुराने पढ़े नोटबुक के 20 पेज वहां से निकाल लिए, कुछ 20 पेज किसी और नोटबुक से निकाल लिए। इसी तरह 4-5 बुक से निकालकर आपने उसको एक कंबाइंड करके स्टेपल करके उसको एक नया बुक बना दिया, बाइंडिंग करके। वो क्या हुआ, कोड। यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्ट से आपने कुछ कुछ चीजों को चुरा कर उसको एक साथ कर दिया है, तो वो है कोड। और एक्ट क्या होता है, एक्ट होता है बिल्कुल फ्रेश टाइप की चीज होती है, जिसमें हम किसी एक मुद्दे पर लेकर पूरे अच्छे तरह से बताते हैं। यही कारण है कि आपका जो मेजर चीज है, सीपीसी सीआरपीसी, ये सब कोड है, ये सब एक्ट नहीं है। जो प्रोसीडर लॉ है, प्रोसीडर से बड़ा लंबा चीज तो नहीं हो सकता है ना कोई भी। अधिकार जो आपको आईपीसी दे रहा है वो भी आपका कोड है, संहिता है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ चीजें चल रही होंगी, उस चीजों को जोड़कर, कुछ नए प्रावधानों को जोड़कर एक नया कानून बना दिया गया, तो वो कोड बन जाता है। इसीलिए आपका आईपीसी सीआरपीसी ये सब कोड है, ये सब एक्ट नहीं है। आ गया समझ में? क्योंकि हमने बहुत सारे चीजों से कॉपी किया होगा, बहुत सारे चीज जो पहले कानून भारत में चल रहे थे उनको कॉपी किया, कुछ और कानूनों को कॉपी किया, और सबको एक साथ मिलाकर एक नया बना दिया, तो उसको हम संहिता बोलते हैं। संहिता, जिसमें सहेजते हैं, दूसरे दूसरे चीजों को हम सहेजते हैं, उसको बोलते हैं संहिता। क्लियर? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पढ़ना। सर हाँ बोलिए। सर तो अभी जो साक्ष्य अधिनियम बना सर, उसमें अधिनियम क्यों लिखा गया है सर? अभी तो चेंज हुआ ना सर एविडेंस पूरा, लेकिन उसमें एक्ट ही हम्म क्यों लिखा हुआ है? देखिए, क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें उन्होंने पिछले चीजों को ही लिखा है। पिछले भी अमित अधिनियम ही था, और अभी भी अधिनियम है। पहले भी साक्ष्य अधिनियम ही था, अभी भी अधिनियम ही है। बात तब होती है ना जब उसको वो अधिनियम से बदल के उसको कोड लिख देते, तो एक मुद्दा बनता है कि उसको कोड क्यों कहा गया, संहिता क्यों कहा गया, जबकि वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले भी था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी भी है। अंतर सिर्फ यही हुआ कि इंग्लिश में जो हमको उसको एविडेंस कहते थे, वो हम उसको एविडेंस नहीं कर सकते हैं। आप उसको इंग्लिश में भी साक्ष्य बोलेंगे और हिंदी में भी साक्ष्य बोलेंगे। ठीक है? साक्ष्य अधिनियम को तो पहले भी अधिनियम ही बोलते थे ना। अच्छा, आप ये पूछना चाह रही हैं कि जैसे कि पुराना वाला ही है तो उसको कोड बोल सकते थे, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ सर, जैसे पुराना था तो एक्ट था ना सर, अभी इसमें चेंज किए तो फिर अभी भी इसको एक्ट करके संबोधन क्यों दे रहे हैं सर? अच्छा, मतलब कि पुराना वाला ही चीज है जिसे मैंने बताया, तो उसके अनुसार उनको जी, कोड ही करना चाहिए मतलब इसमें। संहिता क्यों नहीं कह रहे हैं उसको? हाँ हाँ, मैं समझ गया आपका कंसर्न। देखिए, इसको इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि अल्टीमेटली ये मैंने बताया ना कि इसे कॉपी पेस्टेड का काम किया गया है। जिन महानुभाव ने बनाया है, उन्होंने ज्यादातर चीजों को कॉपी पेस्ट करने में दिमाग लगाया है। इसी कारण आपको बहुत मेहनत किए नहीं, वो रटा रटा चीज दे दी है आपको। उनको मेहनत लगता है इसको कि एक्ट बदल के इसको हम करें कोड। इसलिए उन्होंने मेहनत से बचने के लिए उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, नाम को सिर्फ चेंज किया। नाम तो चेंज करना जरूरी था ना, पता कैसे चले कि श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। मेन तो नाम का खेल है यहाँ पर। तो इसीलिए उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जो पुरानी चीज थी उसको ही उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। इसलिए उनको इतना दिमाग भी नहीं लगा कि भाई इसको हम चेंज कर दें, या हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज आप देखें कि प्रोसीडर चीजों में बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो एक्ट्स होते हैं उसमें इतना इन्वॉल्व, वो किसी खास चीज के बारे में ही बना दिया जाता है। इसलिए कि भी, ठीक है, आगे आपका सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता। जिनको ये देख कर बहुत डर लग रहा होगा ना, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके बाद आप इसको आराम से मजे से पढ़ेंगे। बस क्या है, कोऑर्डिनेट करना है अच्छे से। पहले हम लोग देख लें कि क्या क्या याद रखना है। 1908 का है, एक्ट नंबर 5 है। 9 को, 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
1908 ये उस साल में ये बना था, लेकिन ये लागू कब किया गया था? अगले साल किया गया था। सिमिलरली जैसे आईपीसी 1860 में बना, लेकिन वो लागू किया गया था 1862 में। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना 8 को, 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे ये 5 बनता है, 5 जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसी से 8 बनाएंगे, तो ये ध्यान रहेगा।